उस खबर के साथ जो आज पूरे देश में जेर बहस है। क्या आपने 2014 से पहले लिंचिंग शब्द नहीं सुना था? पहली बार सुना 2014 के बाद, क्योंकि राहुल का कहना है 2014 से पहले उन्होंने नहीं सुना था। कांग्रेस का लिंचिंग अध्याय, पहली तस्वीर देखिए। पंजाब के कपूरथला में कांग्रेस शासित राज्य में लिंचिंग हुई। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेंपल में लिंचिंग हुई। ये कांग्रेस शासित राज्य है और राहुल कह रहे हैं उन्होंने लिंचिंग शब्द नहीं सुना। आइए आपको बताने जा रहे हैं राहुल ने क्या कहा, और राहुल को इल्म नहीं रहा होगा जो वो कहने जा रहे हैं। उसके बाद बीजेपी का जो जमकर पलटवार उन पर होगा वो क्या होगा, देखिए जरा। राहुल गांधी ने कहा 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था, ये राहुल ने कहा। लेकिन राहुल को पता नहीं था कि उस पर जवाब क्या मिलेंगे। देखिए जरा, उस पर प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया राहुल को। देखिए जरा जवाब। राहुल गांधी मत भूलो 1984 में 2000 से भी अधिक सिखों की हत्या हुई थी। उन्होंने कहा आपकी सरकार में लिंचिंग हो चुकी है। राजनीति के अनुसार स्मरण और विस्मरण कांग्रेस की विशेषता है। एक जवाब नहीं, अगला जवाब देखिए जरा। सिरसा ने क्या कहा, इतिहास के सबसे बड़े लिंचर राजीव गांधी के बेटे हैं राहुल। सिरसा ने कहा यह आपकी सबसे बड़ी और इकलौती पहचान है। अमित मालवीय ने राहुल पर हमला करते हुए कहा अहमदाबाद 1969, जलगांव 1970, मुरादाबाद 1980, निल्ली 1983, भिवंडी दिल्ली 1984, अहमदाबाद 1985 और भागलपुर 1989, हैदराबाद में 1990, कानपुर 1992 और मुंबई 1993। अमित मालवीय का कहना है ये दंगे कांग्रेस के राज में हुए, ये लिंचिंग कांग्रेस के राज में हुई। इसलिए राहुल गांधी ये नहीं कह सकते हैं कि 2014 से पहले उन्होंने लिंचिंग सुना नहीं। प्रवेश वर्मा ने कहा 1984 में राजीव गांधी के इशारों पर सिखों का जो नरसंहार हुआ था, क्या वो लिंचिंग नहीं थी? प्रवेश वर्मा ही नहीं, विश्वास सारंग ने कहा अपने परिवार के इतिहास का ज्ञान नहीं, देश 1984 की भयावह लिंचिंग देख चुका है। कपिल मिश्रा ने लिखा सज्जन कुमार, कमलनाथ और टाइटलर की गोदी में बड़ा हुआ। जिस शब्द का इस्तेमाल किया पप्पू राहुल गांधी के लिए, कह रहा है कि कभी लिंचिंग का नाम नहीं सुना। ये जो हमले हैं राहुल गांधी पर हुए, राजीव गांधी, ये नाम सुना है कभी? ये कहना था तेजिंदर पाल बग्गा ने कहा कि 1984 में पैदा हो गए होते तो राजीव गांधी का नाम जरूर सुना होता। ये हमले हुए राहुल गांधी पर। आपको बताऊं, सुनिए जरा आपको सुनाएं राहुल गांधी पर किस तरह से हमले। उससे पहले जरा बताता हूं दर्शकों को लिंचिंग होती क्या है। देखिए जरा, लिंचिंग शब्द, लिंचिंग अंग्रेजी का शब्द है, आपको बताऊं, भीड़ का पीट पीट कर हत्या करना, इसे लिंचिंग कहते हैं। आमतौर से इसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना है मॉब लिंचिंग। मॉब का अर्थ है भीड़ और लिंचिंग का अर्थ है गैर कानूनी ढंग से दंड देना। भीड़ में किसी एक को दोषी नहीं माना जा सकता और ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। यह है मॉब लिंचिंग। लेकिन आइए अब आपको सुनाने जा रहे हैं कि राहुल ने कहा 2014 से पहले उन्होंने लिंचिंग नहीं सुना, तो बीजेपी ने राहुल के पड़नाना से लेकर दादी तक सबका रिपोर्ट कार्ड रख दिया। सुनिए जरा। राजीव गांधी ने लाखों सिखों की लिंचिंग की थी। दुनिया के सबसे बड़े मॉब लिंचर राजीव गांधी का बेटा, बस यही एक उसके पास अपना सर्टिफिकेट है कि 1984 के दंगे के बाद में जब हजारों लोगों की हत्या की गई थी, क्या वो लिंचिंग नहीं थी? राहुल गांधी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लिंचिंग पर बयान देना इतना भारी पड़ेगा। जो राहुल 2014 से पहले लिंचिंग शब्द से अनजान थे, उन्हें बीजेपी ने पड़नाना नेहरू से लेकर दादी इंदिरा और पिता राजीव तक का लिंचिंग रिपोर्ट कार्ड थमा दिया। 8000 लोगों के गले में टायर डालकर आग लगा दी गई और उसको मात्र एक इतनी छोटी सी घटना बताया गया। राहुल गांधी का अगर एक ही डिग्री है उसके पास, क्या है कि वो दुनिया के सबसे बड़े मॉब लिंचर राजीव गांधी का बेटा है, बस यही एक उसके पास अपना सर्टिफिकेट है। इसके अलावा और कोई सर्टिफिकेट उसके पास दिखाने को नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि 1984 के दंगे के बाद में जब हजारों लोगों की हत्या की गई थी, क्या वो लिंचिंग नहीं थी? उस लिंचिंग को उस समय उन्होंने कि बरगद का पेड़ गिरता है तो बहुत सारी जमीन उछल और भूचाल आता है, इतना कह करके टाल दिया था। हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, पूरे समाज
को एक दूसरे से लड़ाने का काम किया जा रहा है, ये किसने किया है? क्या 2014 से पहले ऐसा होता था? भाई राहुल गांधी जी को पूरी तरह से याद करना चाहिए कि जिस समय यहाँ पर दिल्ली के अंदर हमारे सिख भाइयों को किस प्रकार से बांध बांध करके मारा गया था, ये याद भूल गए वो लोग 84 के अंदर। राहुल गांधी जी ने पूछो कि उनके ग्रैंड मदर ने दरबार साहब पे हमला किया था, तो उनके फादर राजीव गांधी ने 2-2.5 हजार लाखों सिखों की लिंचिंग की थी। उसके बारे क्या उनका जो बीजेपी ने राहुल की याददाश्त ताजा करा दी और 2 दिन पहले ही राहुल के कांग्रेस शासित राज्य में एक नहीं 2 लिंचिंग हुई। अब तक न कोई केस दर्ज हुआ और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई, बल्कि राहुल के यार सिद्धू खुलेआम लिंचिंग के लिए लोगों को भड़का रहे थे। लेकिन राहुल के ख्वाब में तो मोदी ही आते हैं। मॉब लिंचिंग की स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटना यदि कभी हुई है तो 1984 में हुई है, 1984 में हुई है। आज वो लोग मॉब लिंचिंग को लेकर हम लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं नवजोत सिंह सिद्धू पुत्र सरदार भगवंत सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी ऐलान करदा कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोकां दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। तो सिद्धू खुलेआम मन से लोगों को लिंचिंग के लिए भड़का रहे थे। राहुल गांधी को ये सुनाई नहीं दे रहा। अब आपको देश के इतिहास की सबसे बड़ी लिंचिंग मैं बताने जा रहा हूं, कब हुई देखिए जरा। सबसे बड़ी लिंचिंग हिंदुस्तान में कब हुई, वो तारीख भी देखिए, वो दिन भी देखिए। वो तारीख थी 31 अक्टूबर 1984, इंदिरा गांधी की हत्या हुई। आपको बताऊं कि अगले दिन, हत्या के अगले दिन बदले के तौर पर दंगे भड़के, यही लिंचिंग थी। 1 नवंबर 1984 सिख विरोधी दंगे भड़के। सिखों के साथ क्या हुआ देखिए, 2500 सिखों की हत्या कर दी गई। अकेले देश की राजधानी दिल्ली में यह थी लिंचिंग। राहुल गांधी ने इस लिंचिंग पर जुबान सिल रखी है। देश भर में 3500 सिखों की हत्या कर दी गई। बदले के लिए यह थी लिंचिंग। मौत का आंकड़ा और ज्यादा बताया जाता है और तकरीबन 50,000 सिख विस्थापित हो गए, अपना घर बार छोड़कर चले गए। भीड़ ने खून के बदले खून जैसे नारे लगाए। सोचिए, सड़कों पर नारे लग रहे थे, खून के बदले खून। कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आरोप लगे, एक नहीं, न जाने कितने नेता कांग्रेस के जिन पर इल्जामात लगे। भीड़ को भड़काने के आरोप कांग्रेसी नेताओं पर लगे और हथियार बांटने तक के आरोप लगे कि कांग्रेसी नेता पीछे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और उकसा रहे थे भीड़ को। सीबीआई ने दंगों को योजनाबद्ध बताया है और पुलिस पर आंखें बंद रखने का आरोप लगाया गया। सोचिए क्या मंजर होगा 1984 में। तब जांच के लिए 10 बार आयोग बने हैं। सोचिए 10 बार कमीशन बैठे हैं जांच के लिए। और इस खबर के बारे में आपको बताऊं कि उस वक्त राजीव गांधी, जो राहुल गांधी के पिता थे, उन्होंने कहा, यानी उन्हें कोई अफसोस नहीं था, हजारों सिख मार दिए गए, उन्हें कोई अफसोस नहीं था। उन्होंने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी इन हत्याओं को भी वो जायज ठहरा रहे थे। सुनिए जरा। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, सुना आपने राजीव गांधी को। राहुल गांधी के पिता कह रहे हैं जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी इंदिरा गांधी की हत्या हुई, धरती हिली, हजारों सिख मार दिए गए, ये होता है। सोचिए उस वक्त प्रधानमंत्री ये बात कैसे कह सकता है। लेकिन देखिए जरा, कांग्रेस का लिंचिंग अध्याय पुराना है। देखिए पहला नाम कौन आ रहा है, ये कांग्रेस के नेता हैं
इन सब पर सिखों के कत्लेआम का आरोप लगा। 1984 दंगों के दोषी सज्जन कुमार, कांग्रेसी नेता। आपराधिक साजिश का आरोप सज्जन कुमार पर, दंगा भड़काने का आरोप कांग्रेसी नेता पर, हिंसा के लिए उकसाने के दोषी पाए गए सज्जन कुमार। 34 साल बाद उम्र कैद की सजा मिली सज्जन कुमार को। देखिए 80 से 84 तक ये कांग्रेस के सांसद रहे, उसके बाद भी यानी सिख विरोधी दंगों के बाद भी ये कांग्रेस के सांसद रहे 91 से 96 तक, और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। 2004 से 2009 तक कांग्रेस सांसद रहे। एक और चेहरा देखिए, जगदीश टाइटलर, 1984 दंगों के आरोपी टाइटलर कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के साथ 1980, 91, 2004 में कांग्रेस के सांसद रहे। 91 से 96 तक राज्य मंत्री रहे कांग्रेस में। सीबीआई ने 3 बार क्लोजर रिपोर्ट दे दी कि इनके खिलाफ केस नहीं बनता, लेकिन हर बार कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी। 3 सिखों की हत्या का आरोप दिल्ली कांग्रेस के सदस्य हैं। सोचिए जरा। एक और नाम कमलनाथ। कमलनाथ पर भी 84 दंगों का में नाम आया कमलनाथ का। भीड़ को उकसाने का आरोप लगा कमलनाथ पर। गुरुद्वारा रकाबगंज में हिंसा में नाम आया, गवाह ने कमलनाथ का नाम लिया। और मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे कमलनाथ, नरसिम्हा राव सरकार में राज्य मंत्री रहे। 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। कांग्रेस के ये वो चेहरे, सोचिए जरा, जिन पे इतने संगीन इल्जाम लगे, उसके बाद भी इन्हें सांसद बनाया गया, मंत्री बनाया गया, इन्हें पार्टी से हटाया नहीं, निकाला नहीं गया। ये सब लिंचिंग के आरोपी थे। बहरहाल राहुल गांधी की बौखलाहट लाजमी है। राहुल गांधी इसी बौखलाहट में सवाल पूछने वाले पत्रकारों को अब दलाल कह रहे हैं। इस स्तर तक आ चुके हैं राहुल गांधी। सुनिए जरा क्या हुआ आज। थैंक यू भैया। आप भैया मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो। मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो। मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो। मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो। तो सुना आपने, राहुल गांधी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा। राहुल गांधी सवाल का जवाब तो दे नहीं सके, तो पत्रकार पर दलाली का आरोप लगा दिया। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि इस देश ने दलाली शब्द पहली बार कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार में सुना। कांग्रेस का और दलाली का कनेक्शन बहुत पुराना है। आइए आपको बताते हैं। और ये ग्राफिक्स खास तौर पर राहुल गांधी के लिए बनवाए गए हैं कि पत्रकारों का नहीं, दरअसल कांग्रेस की सरकारों का दलाली से क्या कनेक्शन रहा है। देखिए जरा। बोफोर्स घोटाला 1986 में भारत स्वीडन के बीच डील हुई। 1437 करोड़ का सौदा हुआ ये, और इसमें दलाली देखिए किसने खाई और कितने की खाई। 400 होवित्जर तोपों की डील हुई थी ये, और 1987 में सौदे में डील का दावा किया गया। 60 करोड़ की दलाली का आरोप लगा। 60 करोड़ की दलाली का आरोप कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार पर लगा। जांच के लिए संसदीय कमेटी बनाई गई बाकायदा, और 1990 में सीबीआई ने केस दर्ज किया। यह पहली दलाली का आरोप था। एक और दलाली राहुल गांधी के लिए सुने वो, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला। 2013-14 में यह घोटाला सामने आया। कांग्रेस की सरकार के दौरान वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाने थे, और हुआ क्या, 3600 करोड़ की डील हुई थी, और इस डील में 3360 करोड़ की दलाली के आरोप लगे। और घोटाले में कमलनाथ के भतीजे और बेटे का नाम सामने आया था। 13 लोगों पर दलाली के आरोप लगे इस मामले में। तो यह है कांग्रेस का दलाली कनेक्शन। राहुल गांधी जब दलाली का जिक्र करें, कम से कम इतिहास के पन्ने पलटकर जरूर देख लें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ कैसे आधी आबादी उठकर खड़ी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में थे। ये देखिए तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं एम्बियंस के साथ। प्रधानमंत्री जब मंच पर पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हैं। प्रयागराज के मंच पर थे और मंच से उन्होंने कैसे आधी आबादी को साधा ये बताएंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर दिखाऊं मैं, मंच पर प्रधानमंत्री के कौन कौन मौजूद था। हेमा मालिनी, रीता बहुगुणा जोशी, यानी मंच से ही प्रधानमंत्री साफ संदेश दे रहे थे। आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री कैसे देश की आधी आबादी को आज साधा है प्रयागराज से। देखिए जरा आज प्रयागराज में क्या हुआ और क्या ये आधी आबादी प्रधानमंत्री को जीत भी दिलवाएगी, ये भी आपको दिखाएंगे। 8 साल में 7वीं बार प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रयागराज में महिलाओं को खास सौगात दी।
महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद की। आपको बताएं, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, महिलाओं का समूह होता है। यह समूह पैसा इकट्ठा करता है और उस पैसा इकट्ठा करके कुछ काम करता है। तो इस स्वयं सहायता समूह को प्रधानमंत्री ने 1,60,000 करोड़ रुपए समूहों को 1,60,000 समूहों को 1,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने दिए। 16 लाख महिलाओं को, जी हां सोचिए, 16 लाख महिलाओं को इसका फायदा होगा, यानी सीधे 16 लाख परिवारों को। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मदद की। इस योजना के तहत लड़कियों को 15,000 रुपए दिए जाते हैं। 1,01,000 महिलाओं को 20 करोड़ रुपए दिए गए। इसके तहत 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास किया है। इसके जरिए महिलाएं अपना काम शुरू कर सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने प्रयागराज की धरती से उन विरोधियों पर भी निशाना साधा जो महिला विरोधी हैं। जब प्रधानमंत्री महिलाओं की तरक्की के बारे में सोचते हैं तो ये विरोधी नेता पीछे से पकड़कर उन्हें झुकाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा रिपोर्ट। लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, 2022 में यूपी और 2024 में लोकसभा जीत के लिए पीएम मोदी ने देश की आधी आबादी को साध लिया है। मोदी ने प्रयागराज से उन विरोधियों पर निशाना साधा जो देश की महिलाओं की तरक्की के खिलाफ रहे हैं। बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने से तलमिलाए नेताओं पर मोदी का तीर बराबर चुभा। जब 18 साल की लड़की देश के प्रधानमंत्री को, देश के एमपी को, देश के एमएलए को चूज कर सकती है, तो अपना पार्टनर क्यों नहीं चूज कर सकेगी? जब उसको आप इजाजत दे रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप करिए, जब पॉस्को एक्ट में 18 साल में राइट टू कंसेंट दिया जा रहा है, आप कौन होते हैं भाई? क्या नरेंद्र मोदी इन सब 18 साल के लड़कियों के अंकल बन जाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी जो 21 साल में लड़कियों की शादी जो सरकारी फैसला है उसका विरोध कर रहे हैं, उनको किसी ने नहीं रोका है। वो 10, 15, 20 शादियां और कर लें और बहुत से बच्चे पैदा करें, शहादत के काम आएंगे। पीएम मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जब भी कदम उठाए हैं, विपक्ष विरोध में खड़ा हो गया है। यही आज लोकसभा में भी हुआ। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक पेश किया गया तो विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा करना शुरू कर दिया। और आइए आपको बताने जा रहे हैं कि आधी आबादी कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब आ गई, कैसे आधी आबादी को लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जरा जल्दी से मैं आपको दिखाऊंगा प्रधानमंत्री ने क्या किया। सबसे पहले आपको याद होगा 3 तलाक का नासूर, 3 तलाक अपराध बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 3 साल सजा और जुर्माना ये महिलाओं के लिए था। बिना वारंट के 3 तलाक के मामलों में गिरफ्तारी, उचित शर्तों के साथ समझौता और 80%, बड़ी चीज ये 80% मामलों में कमी आ गई 3 तलाक के। महिलाओं के लिए पहली बड़ी सौगात। दूसरी सौगात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण किया। लेकिन बड़ी चीज देखिए, योजनाओं से बढ़ी बेटियों की संख्या। कैसे? देखिए जरा, 2010 से 11 में उच्च शिक्षा में 10-11 के दौरान 12 लाख युवतियां थीं। 17-18 में यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू करने के बाद उच्च शिक्षा में 12 लाख से सीधे 1,74,00,000 युवतियां, लड़कियां आ गई। यह बता रहा है इस योजना का फल। अगली योजना देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। गरीबी रेखा से नीचे वालों को इस योजना के तहत फायदा हुआ। गरीबी रेखा से जो नीचे थे उन्हें गैस सिलेंडर दिया गया। और इसके अलावा आपको बताऊं, इसे मूव करेंगे, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, मां बच्चे की मृत्यु दर कम की गई। इसके तहत प्रसव से पहले बाकायदा उन्हें देखभाल के लिए पैकेज दिया गया और इससे जो महिलाएं थी उनकी मृत्यु की में कमी आई है बहुत तेजी से। 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा हुआ है प्रसव के दौरान। आइए अब आपको बताते हैं, ऐसे ही नहीं प्रधानमंत्री ने आधी आबादी को अपने साथ जोड़ लिया है। उसकी तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री ने करके भी दिखाई है। तस्वीर देखिए जरा,
ये मैं आपको दिखा रहा हूं, शिखा रस्तोगी को आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन जरा मैं तस्वीरें दिखाऊं। वाराणसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, एक महिला के आगे झुके हैं पीएम। देश का प्रधानमंत्री एक महिला के आगे झुका है, प्रणाम कर रहा है उस महिला को। इनका नाम है शिखा रस्तोगी। वाराणसी की तस्वीर है। शिखा दरअसल प्रधानमंत्री के पैर छूना चाहती थी, उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने झुककर शिखा को प्रणाम किया। यह पहली तस्वीर है। आइए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, प्रधानमंत्री की दूसरी तस्वीर भी ये बताती है कि महिलाओं के साथ ये देखिए उनका लगाव। ये मैं दिखा रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर। फुल स्क्रीन देखिए जरा, छत्तीसगढ़ में कैसे महिलाओं को चप्पल पहनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बीजापुर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, नक्सल प्रभावित इलाका, जहां महिलाओं के पैरों में प्रधानमंत्री चप्पल पहना रहे हैं। यह बताता है कि कैसे पीएम ने महिलाओं को, देश की आधी आबादी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है और उनके लिए कार्य करते रहना चाहते हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, सफाई कर्मियों के, ये देख रहे हैं आप, फुल स्क्रीन जरा दिखाई। सफाई कर्मियों के पैर छू रहे हैं प्रधानमंत्री, पैर धुला रहे हैं उनके। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं प्रयागराज की, पिछले साल की 2019 की तस्वीर दिखा रहा हूं, फरवरी 2019 की, जब प्रधानमंत्री उनके पांव धुला रहे थे। ये देश के पीएम की थी। और तीसरा मैं दिखाने जा रहा हूं, देखिए, जब देश की महिला हॉकी खिलाड़ी टोक्यो में थी तो प्रधानमंत्री ने कैसे उस आधी आबादी का हौसला बढ़ाया। जरा सुनिए उस संवाद को। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। सर थैंक यू सो मच। आप लोग हॉकी खिलाड़ियों से संवाद कर रहे थे। तो आइए आपको दिखाने जा रहा हूं क्या आधी आबादी प्रधानमंत्री को जीत भी दिलाएगी। देखिए जरा कैसे पूरे समीकरण बदल जाएंगे इस तरह से। देखिए जरा आपके सामने ये ग्राफिक्स है। 14 करोड़ 51 लाख उत्तर प्रदेश में कुल मतदाता हैं। पुरुष 7 करोड़ 85 लाख हैं और महिलाएं 6 करोड़ 66 लाख हैं। और अगर महिलाओं ने वोट दिया, वोट शेयर 45% है यूपी में महिलाओं का। 2012 में समाजवादी पार्टी को महिलाओं ने वोट दिया था और 60% महिलाओं ने उस दौरान वोटिंग की थी। महिला वोट समाजवादी पार्टी के खाते में गया तो 224 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को। 2017 में देखिए, योगी जब मुख्यमंत्री बने, महिला वोटरों ने बीजेपी का साथ दिया 2017 में और क्या हुआ, 63% महिलाओं ने उस दौरान वोटिंग की थी 2017 में और 312 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जीत का रास्ता तय करेंगे, यह आपको बताने जा रहा हूं। आइए अब आपको अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर है कि कैसे पंजाब में S-400 की तैनाती हो गई। S-400 की अगर तस्वीरें मैं सीधे दिखाऊं आपको, पहले S-400 की तैनाती पंजाब में कर दी गई है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। विजुअल जरा दिखाइए। ये है S-400, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी तैनाती देश के उत्तरी राज्य पंजाब में हो गई और पंजाब में होने का मतलब क्या है, आइए आपको बताने जा रहे हैं। सोचिए, अब ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ये पंजाब में तैनात रहेगा तो पाकिस्तान और चीन की टेंशन कैसे बढ़ी रहेगी, ये देखिए जरा। क्यों मैं बताने जा रहा हूं, यह है पंजाब और पंजाब में तैनाती से पाकिस्तान भी टेंशन में और चीन भी टेंशन में। कोई हिमाकत की तो ये S-400 कैसे काल बनकर टूट पड़ेगा इन दुश्मन मुल्कों पर। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल सिस्टम है S-400, जिसकी तैनाती अब पंजाब में हो गई है। सरहद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा।
रूस से खरीदे गए S-400 को पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है और इस वजह से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। चालबाज चीन और पाकिस्तान की किसी भी साजिश को 600 किलोमीटर दूर से ही भांप लिया जाएगा और 400 किलोमीटर पहले ही दुश्मन की मिसाइल को हवा में मार गिराया जा सकेगा। अमेरिका से बैन के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से S-400 का करार किया और अब यह मिसाइल सिस्टम चीन और पाकिस्तान की हर साजिश को नस्तोनाबूद कर देगा। भारत और पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा है, जबकि भारत और चीन की 3,488 किलोमीटर लंबी सरहद है। दोनों ही तरफ दुश्मन को साध सके इसलिए S-400 को पंजाब में लगाया गया है। अब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से चीन और पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। चीन के पास तो रूस से खरीदा गया S-400 है, लेकिन पाकिस्तान के पास इसकी टक्कर का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। दरअसल भारत को पाकिस्तान और चीन की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान से जहां 4 युद्ध हो चुके हैं, तो वहीं चीन के साथ भी एक युद्ध हो चुका है। LOC पर जहां पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश करता है, वहीं LAC पर चीन लगातार साजिश रचता है। बहरहाल फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।